हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी के सेकेंड टॉपिक समानता इक्वालिटी पर बात करेंगे। ये सीजी सेट और यूजीसी नेट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप सीजी सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पूरी वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समानता का जो मीनिंग है और कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो समानता का अर्थ एवं अवधारणा, इसका मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट क्या है। तो समानता है क्या, इसका मूल अवधारणा जो है वो राजनीति, समाजशास्त्र, आर्थिक न्याय, नैतिकता, ये तीनों से सभी तरीके से गहराई से जुड़ा है। राइट, अगर इसका हम लोग नकारात्मक बात करें तो नकारात्मक रूप में क्या है, समाज में जो भी विशेषाधिकार है, जो स्पेशल प्रिविलेजेस है और जो विषमता है उसका अंत करना है। ठीक है, इससे जो प्रिविलेज लोग हैं उसको नुकसान हो सकता है, इसीलिए इसको क्या बोला, नकारात्मक अर्थ है। लेकिन इसके कारण जो नीचे तबके के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। उसके साथ उसकी जो गरिमा है, उसके मानव होने के नाते जो गरिमा है वो उसको प्राप्त नहीं हो पाता। इसीलिए ये जो विशेषाधिकार है, ये जो स्पेशल प्रिविलेज है, इसे ख़त्म करना है। ये क्या है, नेगेटिव वे में इक्वालिटी, समानता का अर्थ है। ठीक है, इसके बाद हम सकारात्मक रूप में देखें तो सकारात्मक रूप में समानता का मतलब क्या है, ये जो व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास, सर्वांगीण विकास हेतु समान अवसर, अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराना। तो अगर समाज में समानता होगी तो सभी लोग जो है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। राइट, तो ये किस रूप में है, सकारात्मक रूप में है। तो इसके बाद लास्ट की क्या बोल रहे हैं कि समाज में कोई व्यक्ति इतना ऊंचा ना हो पाए कि पड़ोसी अपनी नागरिकता और स्थिति में स्वतः को हीन समझे। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, जैसे इन जनरल स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, लाइक मतलब अगर वो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा है, बहुत टाइम हो गया, या कुछ भी ऐसा कि जिस एज में उसे कुछ करना चाहिए था लेकिन वो कैपेबल होके भी नहीं कर पा रहा है, तो उसके जो सिचुएशन है वो क्या है, उसके फेवर में नहीं है, या हम लोग उसको लक बोल सकते हैं। तो वो अपने आप के ऊपर डाउट करने लगते हैं कि हाँ यार, मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। राइट, तो ये क्या बोल रहे हैं लास्ट की, कि समाज में कोई व्यक्ति इतना ऊंचा ना हो जाए। तो अगर आप सेम एज के हो और आपके जो दूसरे फ्रेंड है वो अच्छा खासा सक्सेस है, अच्छा खासा अर्न कर रहा है, लेकिन आप जो है वो, आपकी लाइफ, आपकी जो करियर है वो स्टार्ट ही नहीं हो पा रही है, तो आप उसके सामने अपने आप को कंपेयर करते हो ना कि हाँ, कि मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ करके। तो ये लास्ट की जो है यही बोल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद रूसो जो है, रूसो क्या बोल रहे हैं, इन्होंने आधुनिक युग में समानता की संकल्पना को केंद्रीय बनाने का श्रेय जाता है। तो रूसो जो है वो समानता की जो कॉन्सेप्ट है इसको जो है, इनका कोर जो इन्होंने सबसे ज़्यादा इस पर बल दिया था, समानता के ऊपर, किसने, रूसो ने। और इसकी एक बुक है डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दो प्रकार की विषमता बताई है, जिसमें प्राकृतिक एवं सामाजिक पारंपरिक होता है। प्राकृतिक विषमता क्या, प्राकृतिक में क्या होता है, एक तो प्राकृतिक जो नॉर्मल है, इसमें हर कोई काला गोरा, मतलब लाइक सबका इंसान अपने आप में यूनिक होता है, ये प्राकृतिक होता है। और इसके ऊपर सवाल नहीं उठाते। सवाल किस पे उठता है, सामाजिक एवं पारंपरिक में, क्योंकि लोग जो है समाज में जो सांस्कृतिक क्या बोलते हैं, समाज में वो परंपरा के नाम से वो विषमता उत्पन्न करते हैं। ठीक है, वो अलग वो समानता नहीं लाने देते। जैसे कि जैसे हमारा कास्ट सिस्टम हो गया, तो ये सामाजिक परंपरा है ना, समाज ने कास्ट सिस्टम को बनाया। तो अगर आप अपर क्लास को नीचे तबके के लोग हैं, जिसको हम दलित बोलेंगे, ST SC बोलेंगे, तो अगर ये जो असमानता है ये क्या हो जाएगा, सामाजिक और पारंपरिक है। तो रूसो ने किस पे बल दिया है कि सामाजिक परंपराओं को हटाना है। ठीक है, तभी क्या होगा, जो सोसाइटी है उसमें इक्वालिटी आएगी। तो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखो, यदि एक कक्षा में केवल अमीर बच्चों को आगे बैठाने और प्रश्न पूछने की अनुमति देते तो ये क्या है, एक प्रिविलेज है।
समानता का अर्थ है कि बिना किसी भेदभाव के सभी छात्रों को समान डेस्क, पुस्तकें और शिक्षक का मार्गदर्शन करना है। मतलब सभी को पढ़ने का समान अधिकार है। कोई बड़े घर से है इसलिए उसको स्पेशल राइट्स नहीं दे सकते कि वो आगे बैठेगा और वही सिर्फ क्वेश्चन कर सकता है। जो स्कूल में जा रहे हैं वो सभी को ये राइट्स होगा कि सभी को समान अधिकार दिया जाए। ये क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिए। ठीक है, अगर इंग्लिश में किसी को चाहिए तो आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं की थिंकर्स में। ठीक है, की थिंकर्स इम्पॉर्टेंट है। इसमें जॉन लॉक आ जाते हैं। जॉन लॉक, ठीक है, तो जॉन लॉक क्या बोलते हैं, इन्होंने प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान और स्वतंत्र पैदा किया है। प्राकृतिक अवस्था, इन्होंने जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और संपत्ति को क्या माना, प्राकृतिक अधिकार माना। जॉन लॉक जो बोल रहे हैं कि प्राकृतिक अवस्था में सभी लोग क्या थे, समान थे और स्वतंत्र थे। उन्हें जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार था। ये कौन बोल रहे हैं, जॉन लॉक बोल रहे हैं। इसके तो अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र जो है, जो 1776 में आया था, सभी लोग जन्म से समान और निर्माता ने उन्हें समान अधिकार दिया है। तो ये अमेरिका ने ये स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कहाँ से लिया है, ये जॉन लॉक के विचार से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789 में। इसमें भी उन्होंने कहा कि मर्यादा और अधिकारों में सभी लोग जन्म से क्या है, स्वतंत्र एवं समान है। तो फ्रांसीसी क्रांति का कोर क्या था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, इसके बाद जेरेमी बेंथम आते हैं। ये क्या बोलते हैं कि एक व्यक्ति एक मत, मतलब अगर सभी को समान अधिकार होगा, सभी को एक मत होगा। कोई प्रिविलेज क्लास है तो उसको दो मत नहीं दे सकते, सभी को एक ही मत होगा। तो इसमें क्या है, ये राजनीतिक समानता की बात करते हैं। कौन, जेरेमी बेंथम। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेरेमी का। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये PYQ फोकस्ड है। RH टॉनी, ठीक है, ये 20वीं शताब्दी में समानता के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। इनकी प्रमुख रचना जो है इक्वालिटी है, द इक्विजिटिव सोसाइटी है, रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, एजुकेशन, द सोशलिस्ट पॉलिसी। टेडपोल दर्शन क्या है, टॉनी ने अवसर की पूंजीवादी अवधारणा की आलोचना करते हुए टेडपोल दर्शन कहा, जहाँ लाखों में से कुछ ही मेढक बनते हैं। मतलब इन्होंने पूंजीवादी अवधारणा की आलोचना की, क्योंकि पूंजीवाद में होता क्या है ना कि जो संसाधन है, उसके संसाधन पर किसका हक हो जाता है, पूंजीवादी का हक हो जाता है। और उस संसाधन का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किसको मिलता है, कुछ लोगों को ही मिलता है, कुछ पूंजीपति वर्ग को ही मिलता है। इसीलिए इन्होंने पूंजीवादी अवधारणा की अवहेलना की। इसकी बुक जो है इक्वालिटी इम्पॉर्टेंट है। ये एक्चुअली में चारों बुक इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखना। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये इंग्लिश में अगर आप देखना चाहे तो ये देख सकते हैं। इसके बाद इसके डायमेंशंस अब देखेंगे, इक्वालिटी के डायमेंशंस। तो फर्स्ट डायमेंशन क्या है, नैतिकता, मॉरल इक्वालिटी। इसमें क्या है, सभी मनुष्य ईश्वर की समान संतान है। ये कौन मानता है, लॉक, हॉब्स और बेंथम। सभी मनुष्य ईश्वर की समान संतान है। इसके बाद वैधानिक समानता आती है। इसमें कानून के समक्ष सभी को समान माना जाता है। इसमें क्या कौन कौन आ जाते हैं समर्थक में, लॉक, ऑस्टिन और बेंथम। फ्रेंड्स, आपको समर्थक जो है, थिंकर्स जो है, ये सपोर्टर को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बिकॉज यहाँ पे समर्थक जो है वो पूछा जाता है कि कौन, ये पूछेगा कि मॉरल इक्वालिटी के समर्थक कौन है, तो इसमें आपको लॉक, हॉब्स और बेंथम को याद रखना है। इसी तरह वैधानिक समानता, ठीक है, तो इसमें आपको डाइसी, लॉक, ऑस्टिन और बेंथम को याद रखना है। इसके बाद सोशल इक्वालिटी, इसमें क्या है, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर विभेद की समाप्ति, अल्पसंख्यकों व वंचित के अधिकारों की सुरक्षा करना। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं राजनीतिक समानता। इसमें सभी को मतदान हो, चुनाव लड़ने व विचार अभिव्यक्त करने
कि समान स्वतंत्रता हो। जैसे बेंथम ने कहा था, एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत दिया था, ठीक है। इसके बाद आर्थिक समानता, इसमें इन्होंने कहा क्या कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, ठीक है। एक उसके बाद न्यूनतम आय व कार्य का अधिकार, इसमें आर्थिक समानता कौन चाहता है? मार्क्सवादी चाहते हैं और कल्याणकारी राज्य, ठीक है। इसके बाद लैंगिक समानता, इसमें क्या बोल रहे हैं कि पितृसत्तात्मक सत्ता का विरोध हो, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के विभेद की समाप्ति हो। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो भारत के संविधान में, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, उसके बाद अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15 ये क्या बोल रहे हैं? सामाजिक समानता देता है, ठीक है। और अनुच्छेद 326 ये जो है वयस्क मताधिकार, राजनीतिक समानता है, इन सभी आयामों को एक साथ लागू करता है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें विधि के समक्ष समानता, ये क्या हो गया? वैधानिक समानता। आर्टिकल 15 में सामाजिक समानता दी गई है। उसके बाद आर्टिकल 326 में हमें वयस्क मताधिकार, राजनीतिक समानता की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद अगर डीपीएसपी में देखें, नीति निर्देशक तत्व में देखें, तो वहाँ पे भी आपको एक न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति की बात की गई है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें, मॉरल इक्वालिटी, लीगल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अवसर की समानता, इसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसमें क्या बोल रहे हैं कि समानता का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत आधुनिक रूप है समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार करना। ये जो कॉन्सेप्ट है वो आज के टाइम में, आज के मॉडर्न टाइम में सबसे ज़्यादा एग्री कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं कि समानों के साथ समान व्यवहार हो और असमानों के साथ असमान व्यवहार हो, ठीक है। इसके बाद रोनाल्ड डाकिन अवसर की समानता को संसाधनों की समानता के रूप में व्यक्त किया गया। जैसे पेंशन योजना, सहायता, ये शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को अधिक संसाधन देना न्याय संगत है। इनकी पुस्तक है टेकिंग राइट्स सीरियसली 1977, लॉज एम्पायर 1986, सॉवरेन वर्च्यू। इसमें टेकिंग राइट्स सीरियसली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे सकारात्मक क्रिया, अफर्मेटिव एक्शन रिवर्ट्स डिस्क्रिमिनेशन। तो ये क्या है? भारत में जो रिजर्वेशन सिस्टम है और अमेरिका में अश्वेतों और पिछड़ों के लिए विशेष प्रावधान, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन अमेरिका में अपनाई गई है और भारत में क्या अपनाया गया है? रिजर्वेशन अपनाया गया है, ताकि लोगों को अवसर की समानता दे सके, ठीक है। ये आरक्षण ही और अमेरिका में ये जो संरचनात्मक विभेद है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन और रिजर्वेशन, ये दोनों जो है इस समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार की जो प्रैक्टिकल ये है उसको दिखाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अवसर की समानता हो गया, समानता की नारीवादी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो नारीवादी क्या बोलते हैं? नारीवादी बोलते हैं कि व्यक्तिगत ही राजनीति है, ठीक है। व्यक्तिगत ही क्या है? राजनीति है। वो उसके अपने पर्सनल स्पेस को क्या बोल रही कि पर्सनल स्पेस ही उसका राजनीति है। नारा देकर निजी और सार्वजनिक जीवन भेद को समाप्त करने की मांग की गई है। इसमें बेटी फ्रीडन ये द्वितीय चरण की नारीवादी है। इसकी बुक है द फेमिनाइन मिस्टेक, द सेकेंड स्टेज, ठीक है। इसके बाद केट मिलेट का ये सेक्सुअल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जर्मन ग्रीर का सेक्स एंड डेस्टिनी, द फीमेल का 1970, ठीक है। उसके बाद साइमन दी बुआ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनका कथन है कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती। तो ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसकी बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, द सेकंड सेक्स,
द पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये भी कहा। उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ, ये भी नारीवादी है। अ रूम ऑफ वंस ओन 1929। कैरल गिलिगन, ये क्या बोल रही है कि इन अ डिफरेंट वॉइस, देखभाल की नैतिकता, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एलिस्टीन आते हैं। ये एलिस्टीन की बुक है पब्लिक मैन एंड प्राइवेट वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसा क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे आपको 3-4 प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। पहला ये क्वेश्चन कि कौन कौन सी है जो नारीवाद से जुड़ी है। तो इसमें आपको सभी थिंकर्स को याद रखना है, ये 7 को। और बुक्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बुक्स जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट द फेमिनाइन मिस्टीक है, बार बार आया है। कैट मिलिट का सेक्सुअल पॉलिटिक्स आया है, और साइमन दी बुआ का ये स्टेटमेंट आपको आया हुआ है। उसके बाद द सेकंड सेक्स, ये बुक भी आया हुआ है, ठीक है। इन अ डिफरेंट वॉइस, ये भी बार बार पूछा गया है। पब्लिक मैन एंड प्राइवेट वुमेन 1993, ये एलिस्टीन का, ये भी पूछा गया है। तो इसको आपको अच्छे से याद करना है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि घरेलू काम जैसे कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, चाइल्ड केयर का कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, ठीक है। नारीवादी तर्क देते हैं कि महिलाओं का ये अवैतनिक श्रम समाज और अर्थव्यवस्था का आधार है, इसीलिए इसे मान्यता मिलनी चाहिए, है ना। क्योंकि महिलाओं को एज अ ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उनकी भूमिका होती है हर एक क्षेत्र में, चाहे वो एक अच्छे सिटीजन बनाना, अच्छे सिटीजन अपने बच्चों को एक अच्छे सिटीजन्स बनाते हैं, और लाइक हर एक चीज़ में उनका योगदान है, ठीक है। और ऐसे में उन्हें ऐसे एज ए ग्रांटेड लेना, ये जो है हमारे जो सोसाइटी है उसका बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है, लॉस को दिखाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बहुसंस्कृतिवाद, मल्टी कल्चरलिज्म एंड इसके क्रिटिक देखेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें फोकस PYQ क्या है, माइकल वॉल्जर का आता है स्फेयर ऑफ जस्टिस। इनकी अवधारणा है जटिल समानता, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, ये बार बार पूछा गया है, ठीक है। इसकी बुक पूछा गया है कि स्फेयर ऑफ जस्टिस 1983, और सेकंड इसके कॉन्सेप्ट जटिल समानता, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, भिन्न भिन्न क्षेत्रों धन, पद, शिक्षा, स्वास्थ्य में वितरण के भिन्न भिन्न मानदंड होने चाहिए। इसके बाद विल्के मिल्लिका क्या बोल रही है, विल्के मिल्लिका एवं भीखू पारेख, ये जो है ये विभेदीकृत नागरिकता, डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप की बात करते हैं। प्रत्येक समूह की सांस्कृतिक आवश्यकताएं अलग होती, अतः अल्पसंख्यकों की विशेष सांस्कृतिक अधिकार मिलने चाहिए। इसका बुक है जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस 1990 बाय आइरिस मेरियन यंग, ठीक है। ये आपको याद रखना है। विल्के मिल्लिका और भीखू पारेख का ये जो डिफरेंशिएटेड सिटीजन्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद रखना कि भीरू पारेख जो है वो प्रवासी होते हैं, उनके अधिकारों के लिए भी बात किया था, उन्हें भी इन्होंने अल्पसंख्यक माना था। लेकिन विल्के मिल्लिका जो है वो प्रवासी को अल्पसंख्यक नहीं मानी थी, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्रिटिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि क्रिटिक्स भी कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे अरस्तु जो है ये असमानता को प्राकृतिक माना, जैसे और दास प्रथा का समर्थन किया था। वो अरस्तु बोलते थे कि ये नेचुरल होता है कि कुछ लोग जो है दूसरों के मतलब दूसरों के काम में आने के लिए बने होते हैं। तो अरस्तु जो है समानता के विरोधी थे, क्योंकि उन्होंने असमानता को प्राकृतिक मान लिया था, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड एक्टन, समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को ही व्यर्थ कर दिया। माइकल यंग, द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी, योग्यता तंत्र की आलोचना की थी। अभिजनवादी जैसे पैरेटो, मोस्कस, मिशेल्स, ये समाज स्वाभाविक रूप से शासक और शासित में विभाजित रहता है, ऐसा कहा। तो ये कुछ क्रिटिक है। इसके बाद हम लोग, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये बुक्स है, ठीक है।
रूसो की बुक है डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 का, और ये जो डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी है वो 1755 का है। इसके बाद टॉनी जो है उनका इक्वालिटी बुक है द एक्विजिटिव सोसाइटी 1920। रोनाल्ड डॉकिन का टेकिंग राइट सीरियसली इम्पॉर्टेंट बुक है, और माइकल वॉल्जर का स्फेयर ऑफ जस्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द फेमिनाइन बेट्टी फ्रीडन का द फेमिनाइन मिस्टेक, साइमन द बुआर का सेकंड सेक्स, कैरल गिलिगन का इन अ डिफरेंस वॉइस। तो जो रूसो है डिस्कोर्सेस ऑन इक्वालिटी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें जो है की कॉन्सेप्ट क्या है, नेचुरल वर्सेस कन्वेंशनल इनइक्वालिटी, ओरिजिन ऑफ इक्वालिटी। हमने पढ़ा था ना कि रूसो ने क्या कहा था, दो प्रकार की समानता की बात की थी, ठीक है, जिसमें एक जो है प्राकृतिक समानता थी, नहीं, दो प्रकार की असमानता की बात की, जिसमें एक प्राकृतिक था जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, अगर लोग काला है गोरा है उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो नेचर की देन है, राइट। उसके बाद सेकंड क्या था कि समाज के द्वारा निर्मित असमानताओं की बात की गई थी। तो रूसो का जो मेन कॉन्सेप्ट था कि वो समाज जिस प्रकार से असमानताएं क्रिएट की है, जैसे हमारे इंडिया का कास्ट सिस्टम है, तो उसको जो है वो ख़त्म करना है, रूसो ने ऐसे कहा था, ठीक है। तो कई बार ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद टॉनी ने क्या कहा था, टेडपोल फिलॉसफी कहा था, सोशलिस्ट एडवोकेट ऑफ इक्वालिटी। उसके बाद रोनाल्ड डॉकिन ने इक्वालिटी ऑफ रिसोर्स, सपोर्ट फॉर डिसेबल्ड हैंडीकैप्ड की बात की थी। माइकल वॉल्जर की ये जो है कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेट्टी फ्रीडन, ये क्या है, प्रॉब्लम विथ नो नेम, सेकेंड वॉर फेमिनिज्म। साइमन द बुआर का वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमेन, ये स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कैरल गिलिकन का एथिक्स ऑफ केयर भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको भी याद रख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो यूजीसी नेट में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये टॉनी का जो ये इक्वालिटी और द एक्विजिटिव सोसाइटी है ये बुक पूछा गया है बार बार। इसके बाद डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आया था इक्वालिटी ऑफ रिसोर्स, सपोर्ट फॉर डिसेबल हैंडीकैप्ड के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिसेबल एंड हैंडीकैप्ड को याद रख सकते हैं। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी जो है ये किसका, माइकल वॉल्जर का है, जो स्फेयर ऑफ जस्टिस में 1983 में दिया गया है। ये बार बार पूछा गया आपको, ठीक है। तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरा जो है PYQ बेस्ड है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। तो आई होप दिस कंटेंट, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर कोई भी सजेशंस देना है आपको इससे कंटेंट की रिगार्डिंग, आप दे सकते हैं, बिकॉज मेरा ये इनिशियल वीडियोज़ है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लाइक थोड़ा क्वालिटी आने में। तो आई होप you like this video. Please do like, share and subscribe. Thank you.